प्रिय छात्रों, फिजिक्स के इस क्लासरूम में आपका मैं पवन द्विवेदी अभिवादन करता हूं। आज 12th की फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के एक विषयांश पर हम आज चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और विद्युत आवेश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न और साथ ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि समय बचता है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बात करेंगे और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, जबकि हम गॉस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट इस यूनिट में है, उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझेंगे। तो आवेश के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आपने इससे पहले क्लासरूम कार्यक्रम में फर्स्ट वीडियो देख लिया है। विद्युत आवेश, आवेश दो तरह का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। प्लस क्यू से हम डिनोट करते हैं धनावेश को और माइनस क्यू से डिनोट करते हैं ऋणावेश को। साथ ही आपने कूलाम का नियम पढ़ा है। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम के नियम से हम बल निकालते हैं और उसका फार्मूला हमारा आता है ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये उसका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, 9 × 10⁹ इसकी जगह हम K का यूज भी करते हैं। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, उसके मूल गुण पे हम आज चर्चा करेंगे। वो 3 मूल गुण होते हैं और उन्हीं को हम उसका नियम भी कहते हैं। पहला है आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण, इसको भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। और आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इन 3 बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फील्ड लाइंस पे आएंगे। तो सबसे पहले आवेश, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझ लेते हैं। आपने जब आवेश के कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो आपको ये बताया गया घर्षण विद्युत में कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित होती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होता है। और ये कैसे होता है कि चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित होता है। और कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, इसलिए धनावेश की मात्रा अधिक हो गई तो वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन कांच की छड़ पर जितना धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋणावेश होता है। इसका मतलब ये है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी विलगित निकाय में, आइसोलेटेड सिस्टम में, धनावेशों और ऋणावेशों का बीजगणितीय योग जो होता है, अलजेब्रिक सम होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही दूसरी चीज़ पर माइनस चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने 10th में और 11th में पढ़ा है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। इस शब्द का मतलब क्या है? विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम 2 या 2 से अधिक चीज़ों से बनता है। जैसे आपका पेन है, उसमें एक रिफिल है, स्याही है, तो स्याही और पेन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। उसमें स्याही है इसलिए पेन चल रहा है, तो ये सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसकी एक निश्चित परिसीमा होती है, जिसकी एक बाउंड्री होती है, उसके बाहर की किसी वस्तु या निकाय से उसका संबंध नहीं होता। आवेश के टर्म में विलगित निकाय का मतलब यह है कि जिसकी परिसीमा से ना तो आवेश बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। ये दो, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, ये दोनों चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अलावा चार्ज ना तो
बाहर जा रहा है इस बाउंड्री से और ना ही बाहर से अंदर आ रहा है। तो इसको कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय या पृथक्कृत निकाय। तो आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है? धनावेश और ऋणावेशों का बीजगणितीय योग क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। नेक्स्ट, हालांकि इस पर बात हो चुकी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं हम तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है जिससे वस्तुएं चार्ज्ड होती हैं, आवेशित होती हैं। हमेशा आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, यानी आवेश को आप चार्ज को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। चार्ज को, मूल आवेश को, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये आपको बताया जा चुका है। अब ये एक निश्चित संख्या का पूर्ण गुणज होगा, यानी एक वस्तु से फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, पॉइंट में नहीं होगा। 1.5 ई नहीं हो सकता, 1.3 ई नहीं हो सकता, ±1.2 ई नहीं हो सकता। वो या तो ± ई होगा या ±2 ई होगा या ±3 ई होगा। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश की क्वांटम प्रकृति। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी न्यूनतम आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश। मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। और इसकी वैल्यू क्या होती है? स्मॉल e = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको आप नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी यूनिट में यूज़ होता है। तो स्मॉल ई की वैल्यू क्या है? ये मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके पूर्ण गुणज में जाएंगे, यानी इसमें 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा। इसको जनरलाइज हम कर सकते हैं इस फार्मूले से, Q = ±NE, जहाँ n क्या है? नंबर है, संख्या है। वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो सकती है। Q = ±NE। Q क्या है? चार्ज है। E क्या है? मूल आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। N क्या है? संख्या है। इस फार्मूले से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, N की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, धनावेशित वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ऋणावेशित वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो n की वैल्यू आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं या आवेश निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल करते समय आपको बहुत काम आएगा। इसका मतलब ये होगा किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव ±e, ±2e, ±3e हो सकता है। वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, यानी जैसा कि मैंने बताया 1.5e नहीं हो सकता, ±1.2e नहीं हो सकता। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज ही होगा। ये जो प्रकृति है, ये जो आवेश का नेचर है, यही कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा हमारा है आवेश का गुण, वो है आवेश की योज्यता। योज्यता माने एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के योगफल के बराबर होता है। वैद्युत आवेश, इसका मतलब हुआ योज्य होते हैं। प्लस माइनस जोड़ के जो टोटल आएगा वो सीधा सीधा जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? हम एक एग्जाम्पल से उसको देखेंगे कि जैसे यदि किसी पदार्थ के विभिन्न भागों पर चार्ज कितने हैं? आवेश Q1, Q2 और Q3 आवेश हैं, तो उस पर जो टोटल चार्ज आएगा वो इनके सम के बराबर आएगा, इनके टोटल के बराबर आएगा। यानी Q = आएगा Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन। अब इसको हम देख लेते हैं एक प्रश्न से। मान लीजिए किसी सिस्टम में +E, -3E, 5E और -7E आवेश हैं। प्लस का मतलब ये प्रोटॉन पे चार्ज है, माइनस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज E, -E, 5E और -7E है। टोटल चार्ज हमको निकालना है, तो सीधा सीधा इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, जोड़ लेंगे, यही योज्यता है। कुल आवेश क्या आएगा? Q = कितने आवेश हैं? 1, 2, 3, 4। तो Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4, यानी हमारा टोटल चार्ज आएगा Q = E प्लस ये -3E + 5E + 7E। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस में ये 10 हो गए और 5E + 6, 5E + E क्या हो गया? 6 हो गया। -10 में से 6 जाएगा तो -4E। तो चार्ज कितना आएगा? Q = -4E। इसका मतलब योज्यता का मतलब होता है एडिशन, सीधा सीधा आवेश चिन्ह के साथ जुड़ता है। तो वैद्युत आवेश कैसे होते हैं? योज्य होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये आवेश की योज्यता का सिद्धांत है।
अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखिए, पहले आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कोई मैग्नेट होती है, मैग्नेट के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबक के आसपास के क्षेत्र को, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें खींची जाती हैं। वैसे ही उसके विद्युत आवेश के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उसकी इंटेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा कि यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q है, प्लस Q है, उसमें कोई एकांक परीक्षण धन आवेश टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, उस पर जितना फोर्स अप्लाई होगा, कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा है, कूलॉम के नियम में ये पढ़ा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अनदर चार्ज रख रहे हैं तो वो चार्ज है, उस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है उसका फार्मूला भी हमने पढ़ा है, वो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², या हम इस पूरे को K बोल देते हैं तो E = KQ/r²। ये हमारा फार्मूला होता है। 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है, पूर्व में आप पढ़ चुके हो। इसका मतलब ये होगा कि इंटेंसिटी जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता घटेगी। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन जो आपने समझा है वो क्या है? एक बार और मैं आपको बता दूं, यदि प्लस चार्ज है, सोर्स चार्ज प्लस है, तो इंटेंसिटी बाहर की तरफ होती है, तीव्रता की दिशा क्या होती है? बाहर की तरफ। मान लीजिए प्लस Q0 है तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ये भी प्लस Q है, ये प्लस Q0 है, तो इन दोनों के बीच में, समान आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। तो इनमें रिपल्सन होगा तो ये बाहर की तरफ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस चार्ज की कंडीशन में क्या होती है? बाहर की तरफ होती है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र E की दिशा क्या होगी? बाहर की तरफ। और ऋणावेश की स्थिति में मान लीजिए Q0 यहाँ पर रखा हुआ प्लस Q0, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ये विपरीत आवेश हैं, ये विजातीय आवेश हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर अंदर की तरफ होगी। तो ध्यान रखिए, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है। इस तरह से हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो कर सकते हैं, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ और माइनस चार्ज से अंदर की तरफ। अब इसी को हम एलेबरेट करते हैं कि फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस तरह से व्यक्त करते हैं। तो फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें दिया। फैराडे ने इसका एक चित्रात्मक रूप प्रदर्शित करने के लिए ये कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की थी। ये काल्पनिक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिल जाती है। इससे परिमाण भी मिलेगा, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। इसकी परिभाषा क्या है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, यदि कोई विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, तो इस पर क्या होगा? कोई विद्युत क्षेत्र है किसी चार्ज का, उस पर एक धनावेश रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा, कूलॉम्ब्स लॉ से स्थिर विद्युत बल। और इस बल के कारण वो विद्युत क्षेत्र में क्या करेगा? गति करने लगेगा। या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा या उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यदि विद्युत बल परिवर्ती है, बदल रहा है, तो धनावेश का पथ क्या होगा? रास्ता क्या होगा? वक्राकार होगा। वो वक्राकार पथ पे गति करेगा। इस पथ को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि कोई चार्ज है और उस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ एक Q चार्ज रखा हुआ है, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, इसके चारों तरफ। यहाँ पर कोई Q0 चार्ज रखा हुआ है तो इस पर फोर्स लगेगा तो ये मूव करने लगेगा। तो जिस दिशा में ये मूव करेगा वहाँ जो लाइंस बनेंगी उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। परिभाषा इसकी हम इस लाइन से देंगे
किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते पर गति करता है उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक स्मूथ कर्व है, निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है, उस पर वो मूव कर सकता है। जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ यदि हम एक कर्व बनाएंगे तो एक चित्रात्मक चित्र उपस्थित हो जाएगा, वो कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, वो कहलाता है उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इनको हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने पहले पढ़ी हैं 10th में। ये एन पोल होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एन से एस की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इसी तरह से ये मैग्नेट का, इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आगे जब 3rd यूनिट आएगी उसका 2nd चैप्टर आएगा, उसमें और डिटेल में आप पढ़ेंगे, 10th में भी आपने पढ़ा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। कोई धनावेश है तो उससे बाहर की तरफ, इस पर एक आसपास यदि यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल के कारण ये दूर, धनावेश से दूर गति करेगा। तो जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ ये जो लाइंस बनाई गई हैं, ये लाइंस जो बाहर की तरफ हैं वो कहलाती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हम इनके कुछ गुण पे बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहला गुण इसका है, इन सबको आप आपकी कॉपी में नोट करिएगा। प्रश्न ये आएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखिए एवं इनके प्रमुख गुण लिखिए, या 3 गुण लिखिए या 4 गुण लिखिए। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें। पहला गुण क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। कैसे, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये धनावेश से शुरू हो रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लीजिए, विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव मतलब 2 छोटे आवेश, विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर होते हैं, बिंदु आवेश, तो उस सिस्टम को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताई गई हैं। ये प्लस चार्ज से शुरू होती हैं और माइनस चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं। ये खुला वक्र बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड में बंद वक्र होता है, ये प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ जाती हैं। धनावेश यदि होगा तो प्रतिकर्षण होगा, तो ये बाहर निकलेंगी, और यहाँ धनावेश होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ ये अंदर की तरफ है। तो ये धन से ऋण की तरफ, पहला गुण हुआ। दूसरा गुण क्या है, एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं। किसके लिए, ऋणावेश के लिए, क्योंकि अंदर की तरफ आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी तो इन्फिनिटी से उनको ड्रॉ करेंगे बहुत दूर से, और यह अनंत पर समाप्त होती हैं। यदि धनावेश से निकलेंगी तो बाहर की तरफ निकलेंगी, तो कहाँ समाप्त होंगी, ये अनंत पर समाप्त हुई। ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। ये हमारा दूसरा गुण, ये सिंगल चार्ज की कंडीशन में। तीसरा गुण इसका क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अब यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना है तो इन पे क्या करना पड़ता है, एक ड्रॉ करनी पड़ती है टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर ये प्लस से माइनस की तरफ जा रही हैं। यदि हम यहाँ इस बिंदु पर डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना चाहते हैं, तो हमें एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचनी पड़ेगी। स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इस पॉइंट पे निकालना है तो तीव्रता की दिशा ये होगी, इस पॉइंट पे निकालना है तो तीव्रता की दिशा ऐसी होगी, यहाँ होती, यहाँ इस पॉइंट पे निकालना है तो तीव्रता की दिशा ये होगी। ये स्पर्श रेखा यदि खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा जिस दिशा में खींची गई है वो तीव्रता की दिशा को, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। ये तीसरा हुआ। चौथा, 2 क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ये लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आता है कि क्यों नहीं काटती। उसका कारण ये है कि यदि 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और 2 स्पर्श रेखाएं परिणामी विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं को व्यक्त करेंगी, और
विद्युत क्षेत्र की दो दिशा कभी नहीं होती, कभी संभव नहीं है, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। कारण क्या है कि यदि ये मान लिया जाए कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर यहाँ पर दो टेंजेंट खींचेंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जबकि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हैं। इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये आपको याद रखना है। ना तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ना ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसके पीछे कारण ये है कि यदि ये काटेंगी तो दो दिशाएं हो जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी और उनकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक और बात मैं बता दूं, ये जो पूरी कॉन्सेप्ट है ये विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए बनाई गई है, फैराडे के द्वारा सबसे पहले दी गई थी, बाद में और लोगों ने इसमें संशोधन किया। ये काल्पनिक है, लेकिन इससे पूरा एक चित्र उपस्थित हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और कुछ मानक उसके निर्धारित हो गए जिससे हम उसके आंकिक प्रश्नों को हल करने में सफलता प्राप्त करते हैं, आसानी से कर पाते हैं। पांचवा गुण है, जहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा वहां रेखाएं सघन होगी। जैसे आपने धनावेश से बाहर की तरफ निकाली तो जो धनावेश बिल्कुल नीचे की तरफ होंगी वो पास पास होंगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, वहाँ बल रेखाएं क्या होती हैं, सघन होती हैं, और जहाँ वीक होता है, दुर्बल होता है, वहाँ क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाती हैं, विरल हो जाती हैं। छठवां इसका गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। सातवां, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती, अंदर से नहीं जाती, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, जीरो होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर से जाती हैं, वो बंद वक्र बनाती हैं, और इनका क्या होता है, खुला वक्र होता है, ये अंदर से नहीं जाती, इसलिए चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ये गुण आपको याद रखना है। अब हम बात कर लें एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र की। जिस क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं, प्रत्येक बिंदु पर ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण और दिशा में समान हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी समान हो और डायरेक्शन भी समान हो, वो क्या कहलाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे एक समानांतर प्लेट संधारित्र हो, कैपेसिटर हो, तो उसके अंदर जो बल रेखाएं खींचेंगी वो समानांतर होगी। और वो विद्युत क्षेत्र जिनके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, डायरेक्शन भी अलग अलग होता है, तो उसको क्या कहते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए बराबर दूरी है, ये समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ माने समान दूरी पर होती हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इससे ये पता चलता है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। और यदि ये समान नहीं है, ये देखिए असमान है बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, तो ये क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या असमान विद्युत क्षेत्र। अब हम कुछ न्यूमेरिकल पे बात कर लेते हैं। आपने जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई तो आपने अभी क्वांटाइजेशन में पढ़ा मूल आवेश का मान कितना होता है, इसको आप याद रखिएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। इसका मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब एक प्रश्न और है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लेकिन हम इसको निकाल के देखेंगे। 6.25 × 10⁻18 होता है। हमारा भी क्वांटाइजेशन में फार्मूला क्या आया, क्वांटीकरण में, Q = NE। N क्या है, जहाँ संख्या है, E क्या है, ये वैल्यू है E की, और Q आवेश है। हमें ये नंबर निकालना है, N निकालना है। तो N यदि निकालना है तो N बराबर क्या होगा, Q/E। E का पक्षांतर हो जाएगा। अब Q की वैल्यू कितनी है, 1 है। एक कूलाम आवेश में पूछी है, 1 आ गया। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19। हमने इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ क्या करा, 0 बढ़ा दिया, तो ये 10 हो गया, और ये हो गया 10⁻19। ये पावर में है 19 हो गया, और ये पॉइंट हट गया तो 16 आ गया। अब इसमें से एक 0 हमने ले लिया तो ये 100 हो गया, काटने के लिए इजी हो गया। ये जब एक 0 यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये क्या हो गया, 10⁻18। ये पावर में है 18।
अब इसका भाग दे देंगे 16 का भाग देंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब है एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलाम ऋण आवेश है। माइक्रो कूलाम शब्द है, माइक्रो जब भी शब्द आता है तो 10⁻⁻6 का गुणा होता है। एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। एक नैनो कूलाम में 10⁻⁻9 कूलाम होते हैं। एक पिको कूलाम में 10⁻⁻12 कूलाम होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था पर अधिक हैं? ऋणावेश है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, धनावेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। अब हमें इसमें भी n निकालना है। सबसे पहले हम जो दिया है वो लिखेंगे। Q हमको क्या दिया है? 80 म्यूसी। म्यूसी का मतलब माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 का गुणा करेंगे तो ये 80 × 10⁻6 आ जाएगा। E की वैल्यू हमको मालूम है, मैंने कहा था ये हर जगह यूज़ होगी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये मूल आवेश है। अब हमें n निकालना है। Q बराबर n ही हमारा फार्मूला है क्वांटीकरण से, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा? Q/E। अब Q की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 80 इंटू 10⁻6 और स्मॉल e की वैल्यू क्या रखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻19। ये पॉइंट हटा दीजिए। जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या होगा? 0 बढ़ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 800 इंटू 10⁻6। नीचे ये पॉइंट हट गया तो 16 हो गया 10⁻19। अब आपने क्या किया? 16 से इसको काट दिया तो ये 16 से जब ये कटा तो 16 5 जा 80, 16 पंजे 80 और ये इसका क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया? 50। ये 19 ऊपर गया तो 19 ऊपर गया तो ये माइनस का है तो ये क्या हो गया? प्लस का। तो प्लस 19 में से 6 ये घात घट जाएगी तो क्या आ जाएगा? 13। अब हम इस पॉइंट को, ये पॉइंट यहाँ है, 5 पॉइंट करेंगे तो 10 यहाँ बचा। 5 इंटू 10 है ये, तो 10 इसमें एक घात और जुड़ जाएगी तो 5 इंटू 10⁻14। देखिए एक साइंटिफिक मेथड है, हमेशा हम आंसर में संख्या के फर्स्ट नॉन जीरो नंबर को लिखते हैं उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। जैसे हमें ये 50 × 10⁻13 भी सही है, लेकिन हम साइंस में क्या करते हैं? पहले नॉन जीरो नंबर के बाद दशमलव को रखते हैं और घात के रूप में उसको लिख देते हैं। इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति कहा जाता है, तो इसीलिए लास्ट में ये किया जाता है। सही ये है तरीका, ये भी सही है, आंसर ये भी सही माना जाएगा। लेकिन चूंकि हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस में एक अंक और उसके बाद पॉइंट लगाया जाता है। उसके लिए हमें दशमलव को खिसकाना पड़ता है, दाहिने तरफ या बाएं तरफ। जब हम पॉइंट को बाईं तरफ खिसकाते हैं तो 10 के ऊपर एक प्लस घात लग जाती है। तो क्या किया हमने? बाईं तरफ खिसकाया, प्लस घात लग गई, और दाईं तरफ खिसकाते हैं तो माइनस हो जाती है। तो ये 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻14 आ गया। इस तरह से आया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये NCERT की हमारी बुक में है सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट यूनिट में, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम और 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश हैं। इनके बीच में हमें फोर्स निकालना है, कितना है? तो ये कूलाम्स लॉ से करेंगे। कूलाम्स लॉ हमने पढ़ लिया है। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। किसी भी सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि क्या गिवन है और क्या हमको ज्ञात करना है। तो हमको जो दिया है वो हम लिख देते हैं। Q1 दिया है, पहला चार्ज कितना दिया है? 2 × 10⁻7 कूलाम। दूसरा Q2 दिया है 3 × 10⁻7 कूलाम। डिस्टेंस दी है R 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है SI पद्धति में पूरा सवाल करेंगे, चूंकि कूलाम ये उसी यूनिट में वही यूनिट है तो हम एक से यूनिट में बदलते हैं। तो सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देने का मतलब है 10⁻2 का गुणा करना। 100 का मतलब 10⁻2, 10 × 10, और 100 का भाग देना यानी 10⁻2 का गुणा करना। तो हमने इसको चेंज कर लिया। ये जो कांस्टेंट लगता है 1/4πε0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। ये कूलम्स लॉ को पढ़ते समय आपने पढ़ी है पिछले वीडियो में। फार्मूला क्या है? ये है
दो आवेशों का गुणनफल, उनके बीच की दूरी का वर्ग नीचे, गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसकी जगह 9 × 10 की घात 9 वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 9 × 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू आ गई ये 2 × 10 की घात ऋण 7। Q2 की वैल्यू हमने रख दी 3 × 10 की घात ऋण 7। नीचे 30 × 10 की घात ऋण 2 r स्क्वायर है तो इसके ऊपर लग गया स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, देखिए 9 दूनी 18 तिया 54 54 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। ऋण 7 और ऋण 7 घात मिलके हो गई 14। 14 में से 9 गया, माइनस के 14 थे, प्लस का 9 गया तो माइनस का 5। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 9 आ गया। यहाँ पर 10 × 10 आए, ठीक है, 30 का 900 आए और 10 की घात ऋण 2 का होगा 10⁻⁻4 और ये 2 10 हैं तो 10⁻2 रहेगा। यहाँ 2 0 आए, 2 0 से ये 10⁻0 हो गया और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 10⁻2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पूरा आएगा 30 × 30 यदि आप करके देखें तो 30 × 30 तो ये क्या आएगा 900 900 आएगा तो 9 × 10⁻2 और इसका स्क्वायर 20⁻4 और ये -10⁻4 तो इस तरह से आ जाएगा 9 × 10⁻2। तो ये आएगा 6 9 6 54, ये ऋण 2 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 10 की घात ऋण 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा f = 6 × 10⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला प्रश्न है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 की घात ऋण कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो दो चीज़ें हमको निकालना है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए और क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होता है। संहति माने होता है द्रव्यमान, मात्रा, दो चीज़ें बताना। यहाँ भी संख्या निकालना है। क्या दिया है, Q की वैल्यू दी है आवेश 3 × 10 की घात ऋण 7 कूलाम। N बराबर हमको निकालना है, E की वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए, आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर NE, N बराबर Q/E। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। ऊपर Q की वैल्यू रख दी, 30 कर दीजिए, इसको पॉइंट हटा दीजिए तो 30 हो गया। ये 19 ऊपर चले गए, ये क्या हो गया 16 हो गया। 19 में से 7 ये घट जाएंगे तो ये आएगा ये 10⁻⁻7 10 की घात 19/16 16। अब इसको काट देंगे तो ये 2 8 16 और ये 2 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा 15 बार। ये यहाँ पर आ गए 15 ऊपर आ गए और ये 19 में से 7 गया तो प्लस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 8 का भाग देंगे हम 15 में तो ये आएगा 1.875 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में चले जाएंगे। ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेशित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, इतनी आ गई, इतने जाएंगे पॉलीथीन में। अब ये कहना है कि द्रव्यमान का भी, इसको क्वांटाइजेशन ये कहता है कि फ्रैक्शन में चार्ज नहीं जा सकता, पॉइंट में नहीं जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट हम क्या मानेंगे 2 × 10 की घात 12 2 × 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित हो जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न हम करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, संहति का द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। जी हाँ, बिल्कुल होगा। पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेशित है, पॉलीथीन से इलेक्ट्रॉनों का ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरण हुआ। अब कितना हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, याद रखिए इस संख्या को 9.1 × 10⁻31। बहुत कम होता है लेकिन इतनी वैल्यू है उसकी, 9.1 × 10⁻31 कीजिए। अब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई थी अभी 2 × 10 की घात 12। तो कितना संहति का ट्रांसफर हुआ 2 × 10 की घात 12 का, इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास है तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों का टोटल द्रव्यमान क्या आएगा 2 × 10 की घात 12 और 9.1 × 10 की घात ऋण 31। तो इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 × 1 = 2 2 9 18 18.2
और 10 की घात ऋण 31 में से 12 जाएगा तो 10 की घात ऋण 19। इस पॉइंट को आप बाईं तरफ घटा दीजिए तो एक प्लस की घात लगेगी, प्लस की लगेगी तो 19 में से 1 घट जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 18 यानी 1.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 kg इतना द्रव्यमान का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, संहति का या द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। तो आपने देखा कि आज हमने जो चैप्टर में बातें सीखी उनमें हमने न्यूमेरिकल भी करे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा, मूल आवेश के कुछ गुण पढ़े। तो आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।